हेलो एवरीवन एंड वेलकम ऑन आवर चैनल द जीएस हंट। आज हम बात करेंगे इंडिया नेपाल के बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट की और हम समझेंगे कि नेपाल ऐसा कर क्यों रहा है, क्या यह उसकी कोई मजबूरी है या फिर ज़रूरत है। और हम इस पूरी वीडियो एनालिसिस में हम समझेंगे कि इंडिया का नेपाल के साथ रिलेशन है कैसा, और हम समझेंगे इन तीनों की फैक्टर्स को जो कि रिलेशन पे इम्पैक्ट डालते हैं इस पूरे वीडियो में। अब हम समझते हैं करंट सिचुएशन चल क्या रही है। यहाँ पे पार्लियामेंट ऑफ नेपाल के अपर हाउस एंड लोअर हाउस ने एक नया मैप अप्रूव किया है नेपाल का, जिसमें कि लीपू लेक, काला पानी एंड लिम्पियाधुरा को उन्होंने अपनी टेरिटरी शो किया हुआ है, जो कि प्रेजेंटली में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आती है और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में आती है। अब ये पूरी प्रॉब्लम स्टार्ट क्यों हुई है, तो बेसिकली ये ट्रीटी ऑफ सुगौली जो 1814 में हुई थी उसके मिस इंटरप्रिटेशन से स्टार्ट होती है। तो इस पे हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे इस लेक्चर में। इन सब के बीच में इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया है और स्टेटस क्यू को मेंटेन करने की बात करी है। और नेपाल ने अपनी मिलिट्री डिप्लॉय कर रखी है तीनों ही प्लेस के आसपास के एरिया में और अपनी सेवरल मिलिट्री आउटपोस्ट बनाना स्टार्ट कर दी है। दोनों ही देश के बीच में बोल्ड स्टेटमेंट जारी हुए हैं और स्पेशली विद द नेपाल्स पीएम केपी शर्मा ओली, जिनके द्वारा काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट आई है जिससे दोनों ही देश के रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको, हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम हैंडल पे डेली क्विज और इम्पोर्टेंट नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए द जीएस हंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और द बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ग्लोबल टाइम्स और CGTN के आर्टिकल्स। बेसिकली ये दोनों मीडिया हाउस चाइनीज़ गवर्नमेंट द्वारा रन या फिर स्पॉन्सर्ड मीडिया हाउस है। और यहाँ पे ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि India has engaged in border disputes with China, Pakistan and Nepal at the same time. If India escalate tensions, it could face military pressure from 2 or even 3 front. तो बेसिकली यहाँ पे बात हुई है कि इंडिया पे मिलिट्री एक्शन हो सकता है 2 या फिर 3 फ्रंट से। एक तरफ तो पाकिस्तान और चाइना 2 फ्रंट्स पे हम पे मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं और थर्ड फ्रंट पे होगा नेपाल। तो दिमाग में क्वेश्चन ये आता है हमारे कि क्या नेपाल हम पे मिलिट्री एक्शन ले सकता है। इस बात को CGTN ने खुद ही काउंटर किया है। यहाँ पे इनका आर्टिकल है और इनका सेकंड पैराग्राफ देखो, यहाँ लिखा है ऑब्जर्वर सेज इवन व्हेन नेपाल सीम्स टू बी शेयरिंग ए कॉमन एडवाइजरी विद चाइना एट अ मोमेंट, इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट डिप्लोमेटिकली फॉर नेपाल एज इट हैज़ लॉन्ग परसुडेड ए पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो बेसिकली यहाँ बताया गया है कि नेपाल ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को बहुत टाइम से फॉलो किया है, यानी ना तो वो चाइना ना इंडिया को ब्लाइंडली फॉलो करेगा और दोनों से म्यूचुअल फ्रेंडशिप रखेगा। इसका मतलब है कि नेपाल इंडिया पे मिलिट्री एक्शन तो छोड़ो, डिप्लोमेटिकल एक्शन लेने में भी सोचेगा। अभी आपने देखा कि इंडिया और नेपाल के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में चाइना का क्या ओपिनियन है। अब आप देखो कि इंडियन पॉलिटिशियन का क्या ओपिनियन है इस पूरे ही कॉन्फ्लिक्ट पे। तो यहाँ पे देखो राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट आया है, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। इन्होंने कहा है कि इंडिया नेपाल बॉन्ड टुगेदर बाई रोटी एंड बेटी एंड नो पावर कैन ब्रेक इट। तो बेसिकली इन्होंने बात की है 2 टर्म्स की, रोटी एंड बेटी, जो सिम्बलाइज करते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड मैरिज के बारे में। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि आपको इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वो ओपन बॉर्डर है और दोनों ही देश के लोग बिना वीज़ा रिक्वायरमेंट के इनडेफिनिट टाइम के लिए दूसरे देश में जाके काम कर सकते हैं और इवन रह सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये बताता है कि दोनों ही देश के बीच के लोगों में काफ़ी रिस्पेक्ट है और काफ़ी एकता है। फिर मैं बताऊँ आपको कि मैरिज के बारे में, यानी बेटी के बारे में, क्योंकि पीपल टू पीपल जो दोनों देश के हैं उसमें ट्रेडिशन और कस्टम काफ़ी सिमिलर है और इस वजह से वहाँ पे इंटरनेशनल मैरिज हो पाती है। तो जहाँ पे इंटरनेशनल मैरिज हो पाती है, यानी मैरिज जैसी बड़ी चीज़ हो पाती है, तो वहाँ टू पीपल कनेक्शन काफ़ी अच्छा होगा, मजबूत होगा, ये आप समझ सकते हो। अब मैं आपको राम जानकी बारात के बारे में बता देता हूँ, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के द्वारा, क्योंकि दोनों तरफ के लोग सिमिलर वैल्यूज़, ट्रेडिशन एंड कस्टम को फॉलो करते आए हैं। और बेसिकली इसमें ग्रूम या फिर लड़के पक्ष के लोग बारात लेके अयोध्या से जनकपुर जाते हैं, फिर वहाँ पे हिंदू धर्म के रीति के अनुसार उनकी शादियाँ करवाई जाती है, जिसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रहा है, क्योंकि अयोध्या को राम जी की नगरी बोला जाता है और सीता माँ नेपाल के जनकपुर से थी। दोनों देश की गवर्नमेंट इसे प्रमोट भी करती आ रही है बहुत लंबे टाइम से, और इस सब से आप समझ सकते हैं कि दोनों देश के लोगों के रिलेशन कितने गहरे रहे हैं। अब हम समझ लेते हैं कि नेपाल की इंडिया पर डिपेंडेंसी क्यों है। बेसिकली नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है जिसके 2 नेबर्स हैं, इंडिया और चाइना। एंड बीइंग ए लैंडलॉक कंट्री, उसके पास 0 सी पोर्ट्स हैं टू ऑपरेशनलाइज फॉरेन ट्रेड फॉर फ्यूल, फूड और एनी अदर कमोडिटी। यानी उसे कुछ भी चाहिए बाहर से फॉरेन ट्रेड करना है तो उसे इंडियन सी पोर्ट्स का यूज़ करना पड़ेगा। और रिसेंटली उसने बात की है चाइना का और बांग्लादेश से भी,
कि वो उनके सी पोर्ट्स को हायर करे और वहाँ से वो अपने फॉरेन ट्रेड कर पाए, जिसे बोलते हैं हम थर्ड पार्टी फॉरेन ट्रेड। अब मैं पिक्चर आपकी और क्लियर करता हूँ इस मैप से। अब इसमें आपको ऑरेंज में दिख रहा होगा नेपाल, और यहाँ पे है इंडिया, यहाँ है चाइना, और ये देखो हिमालय गया है। तो यहाँ पे माउंटेनस रीजन होने के कारण जो नेपाल से बाउंड्री लगती है चाइना की, वो एक पूरी हिली एरिया में होती है, और माउंटेनस रीजन होने के कारण वहाँ से रोड कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। तो रोड कनेक्टिविटी नेपाल की अच्छी है इंडिया के साथ। फिर देखो अगर उसे फॉरेन ट्रेड करना है तो यहाँ पर मान लो उसने अगर क्रूड ऑयल मंगाना है गल्फ़ कंट्रीज साथ में, तो गल्फ़ कंट्रीज से अगर क्रूड ऑयल लेकर आया यहाँ पे गुजरात के सी पोर्ट्स को उसने यूज़ किया, देन वो रोड कनेक्टिविटी के थ्रू नेपाल पहुँच पाते हैं, या फिर कोलकाता पहुँच जाएं और कोलकाता के बाद यहाँ से डायरेक्टली रोड से नेपाल पहुँच जाएं। लेकिन अभी उसने बात की है बांग्लादेश से भी, तो अगर बांग्लादेश से पहुँचाना है तो वहाँ पे बांग्लादेश पे आना पड़ेगा, यहाँ बांग्लादेश के सी पोर्ट्स हैं। फिर वो, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम बांग्लादेश के साथ ये आ रही है कि बांग्लादेश की बाउंड्री नहीं लगती नेपाल के साथ में, यानी कि उसको इंडिया के रोड को यूज़ करना ही पड़ेगा। तो फिर से उसकी डिपेंडेंसी इंडिया पे आ जाती है। या फिर वो चाइना के थ्रू बात कर ले, तो चाइना के देखो यहाँ पे उसके सी पोर्ट्स हैं चाइना के, और यहाँ से अगर वो लेके आता है क्रूड ऑयल को तो यहाँ पे सी पोर्ट्स को यूज़ करेगा, देन यहाँ से रोड कनेक्टिविटी थ्रू नेपाल पहुँच जाए। और वो भी बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे उसकी रोड कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, क्योंकि माउंटेनस रीजन है, हिमालय का पूरा रीजन है। लेकिन मान लो फिर भी पहुँच जाता है, फिर देखो लेकिन आपने ये इतना ट्रैवल करने के बाद आपकी कॉस्ट कितनी बढ़ चुकी होगी। तो इस कारण की वजह से अभी नेपाल की जो पूरी डिपेंडेंसी है फॉरेन ट्रेड के लिए वो इंडिया पे है। अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक ब्लॉकेड की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन डिसाइडिंग इंडियाज़ नेपाल करंट रिलेशन। बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया एंजॉय करता है मोनोपोली ओवर नेपाल्स फॉरेन ट्रेड। उसके बाद देखो यहाँ पे 2015 में क्या होता है। 2015 में नेपाल का एक माइनॉरिटी ग्रुप है जिसका नाम मधेसीज़ है। इस कम्युनिटी के लोग इंडिया के बिहार स्टेट में भी रहते हैं, और बिहार से लगा जो बॉर्डर है नेपाल का वहाँ पर भी रहते हैं, और नेपाल में ये माइनॉरिटी ग्रुप है। तो इसने एक फ्यूल ट्रक का जो मूवमेंट है उसको रोक दिया, यानी कि जो ट्रक्स इंडिया से नेपाल जा रहे थे पेट्रोल और डीजल को लेके, उसका मूवमेंट को उन्होंने पूरी तरह से बॉर्डर पर रोक दिया। जिससे क्या हुआ, नेपाल में एक तरह से मेजर शॉर्टेज हो गया फ्यूल का, फूड का और मेडिसिन का, और यहाँ पे रिहैबिलिटेशन मटेरियल भी कम हो गए, जो कि अर्थक्वेक के बाद सब पीरियड चला था। आपको याद होगा कि 2015 में स्टार्टिंग 2015 में नेपाल में एक मेजर अर्थक्वेक आया था, जिससे कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुए थे। अब यहाँ पे नेपालीज पीपल वैसे ही फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पुअर थी। उसके बाद जो इन्होंने ये फ्यूल ट्रक का मूवमेंट रुक गया, तो इससे अवेलेबिलिटी फ्यूल की नेपाल में बहुत कम हो गई, और जो पेट्रोल और डीजल उन्हें 100 रुपये तक मिल रहा था, नेपाली 100 रुपये में मिल रहा था, वो उसका रेट हो गया 300 से लेके 400 रुपये तक। तो इन सब से क्या हुआ, नेपालीज पीपल में एक तरह का देशव्यापी रोष आया, यानी कि मेजर रिसेंटमेंट इन नेपालीज पीपल ओवर इंडिया। तो बेसिकली ये इंडिया पे इसलिए ब्लेम कर रहे थे क्योंकि वो कह रहे थे कि ये मधेसीज पीपल ने तो बॉर्डर पे रोक दिया, लेकिन ये सब पॉसिबल हो पा रहा है इंडिया की मदद से, इंडियन गवर्नमेंट की मदद से। और इंडियन गवर्नमेंट ने अनडिक्लेयर्ड इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाया हुआ है नेपाल पे, जिसे उन्हें हटाना चाहिए। हालांकि ये पूरा इकोनॉमिक ब्लॉकेड 5 महीने तक चला, और जिससे नेपाली पीपल पे काफ़ी फाइनेंशियल बोझ आया। अब ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे नेपाल पे पहली बार इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाया। इंडिया ने 1989 में भी एक तरह का ब्लॉकेड लगाया था, इकोनॉमिक ब्लॉकेड था, जो कि ऑफिशियल था, और यहाँ पे इसलिए लगाया था कि जो नेपाल का रिलेशन है चाइना से काफ़ी क्लोज हो रहा था, और ये पूरा ब्लॉकेड चला था 13 मंथ्स के लिए। उसके बाद मैं देखो आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ इस पूरे इकोनॉमिक ब्लॉकेड की। ये देखो इंडियन हाईवे है, यहाँ पे काफ़ी ट्रक्स रुके हुए हैं, और ये इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है। तो आप देखो ये पूरी कंडीशन थी वहाँ पे नेपाल में। अब हम समझ लेते हैं चाइना नेपाल रेलवे प्रोजेक्ट को, जो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जब हम समझते हैं इंडिया और नेपाल के रिलेशन को। बेसिकली 2016 में चाइना ने ऑफ़र किया नेपाल को कि वो उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट बन जाए, जिसके तहत नेपाल में चाइना लेकर आएगा रेलवे लाइन, जो कि पास होगी हिमालय से। बेसिकली आपको पता है कि यहाँ पे पूरा हिमालयाज़ के रेंजेस हैं, और ये बहुत टफ़ टेरेन है जिसमें कि रोड कनेक्टिविटी भी दे पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन चाइना ने प्रॉमिस किया नेपाल को कि वो वहाँ पे लासा से लेके, जो कि तिब्बत की एक कैपिटल है, काठमांडू तक और लुम्बिनी तक एक रेलवे लाइन लेकर आएगा, और जो कि पास होगी हिमालय से।
तो नेपाल को ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा और बेसिकली नेपाल ने हाँ कर दी चाइना को इस पूरे प्रोजेक्ट को लेके। अब ऐसा नहीं है कि चाइना को इस प्रोजेक्ट में बेनिफिट नहीं हो रहा, क्योंकि जब चाइना कनेक्ट कर देगा लासा को लुम्बिनी से, तो वो भी कनेक्ट हो जाएगा नेपाल के साथ साथ इंडिया से भी थ्रू रेलवे नेटवर्क, क्योंकि लुम्बिनी केवल 30 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है इंडो नेपाल बॉर्डर से। और फिर चाइना एज अ मैन्युफैक्चरिंग जायंट अपने गुड्स की सप्लाई कर पाएगा इंडिया और नेपाल के मार्केट पे, जो अभी तक हो रही थी केवल सी रूट्स के थ्रू। अब मैं आपको दिखाता हूँ चाइनीज़ एम्बेसडर इन नेपाल के ट्वीट को। ये है एम्बेसडर हो यानकी और इन्होंने ट्वीट किया है 19 जून को। बेसिकली इन्होंने कांग्रेस का है मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ नेपाल को, जिन्होंने हाई लेवल वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन बेल्ट एंड रोड इंटरनेशनल कोऑपरेशन की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया और इस मीटिंग को उन्होंने सक्सेसफुल लिखा हुआ है। बेसिकली इसमें बात हुई है BRI की। BRI चाइना का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसके तहत चाइना एंशिएंट सिल्क रोड को रिवाइव करना चाहता है। जिस तरह एंशिएंट टाइम में सिल्क रोड बनाई गई थी और चाइना को बहुत सारे देशों के साथ कनेक्ट किया गया था, जिसके बाद वहाँ पे ट्रेड पॉसिबल हो पाता था, उसी तरह से चाइना आज काम कर रहा है और BRI की तहत कई सारे देशों को कनेक्ट कर रहा है और जिसके बाद वो अपने बायलैटरल ट्रेड्स को मजबूत कर पाएगा। अब इसी तरह इस पे नेपाल में वो रेलवे लाइन्स ला रहा है जिसकी कॉस्ट की एस्टिमेशन हुई है $3 बिलियन, जो कि नेपाल जैसे लो GDP कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा है, जिसकी खुद की GDP केवल $31 बिलियन है और वो $3 बिलियन चाइना को कैसे दे पाएगा। तो चाइना ने फ़िलहाल उसको कहा है कि वो लोन ले ले चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ और वो बाद में रीपे कर देगा जब प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो बेसिकली नेपाल यहाँ पे नेपाल ने कहा है कि हम चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ लोन नहीं लेंगे और हम बेसिकली लोन लेंगे AIIB से, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से, जो कि एक ग्लोबल बॉडी है जिसमें ऑलरेडी 74 कंट्रीज शामिल हैं। इसकी हेडक्वार्टर्स पड़ती है बीजिंग में। नेपाल के लिए ये ऑप्शन ज़्यादा सेफ़ है रैदर दैन टेकिंग लोन फ्रॉम चाइनीज़ गवर्नमेंट, क्योंकि उन्हें भी उनकी डेप्थ ट्रैप पॉलिसी पता है। जिस तरह की पाकिस्तान फंस चुका है ग्वादर पोर्ट में और श्रीलंका फंस चुका है हब्बन टोटा में, तो नेपाल यहाँ पे फिर भी सेफ़ खेल रहा है। और नेपाल को एक चीज़ और पता है कि उन्हें उनके हिली टेरेन पे रेलवेज़ लाना भी उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए ये मस्ट गो प्रोजेक्ट है। अब हम मेजर फैक्टर को भी देख लेते हैं, जो है कम्युनिस्ट एंगल। जैसा आपको पता होगा नेपाल गवर्नमेंट कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा रन हो रही है और वहाँ के PM है KP शर्मा ओली। और हर कम्युनिस्ट पार्टी चाहे वर्ल्ड में कहीं भी हो, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को एक आइडियल गवर्नमेंट की तरह देखते आए हैं, क्योंकि चाइना इकलौता कम्युनिस्ट देश है जो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है। और दोनों ही देश के बीच में 2016 में डील हुई है टू अलाउ यूजेस ऑफ सी पोर्ट्स फॉर थर्ड पार्टी फॉरेन ट्रेड। तो बेसिकली इसको मैंने पहले बताया आपको, एंड फॉर एक्सचेंज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और रिसेंटली चाइना ने प्रॉमिस किया है कि वो नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडिंग मेंबर मदन भंडारी के नाम से साइंस यूनिवर्सिटी बना के देंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स रहे हैं जिनके वजह से नेपाल गवर्नमेंट चाइना की काफ़ी करीब आ रही है और इंडिया से उसके रिलेशन थोड़े वीक हुए हैं। अब मैं आपको चाइना का लॉन्ग टर्म विज़न बता देता हूँ नेपाल को लेकर। बेसिकली चाइना ने नेपाल में हैवी इन्वेस्टमेंट का इन्फ्लक्स तो किया ही है और अब वो नेपाल में मैंड्रिन लैंग्वेज को स्कूली बच्चों को सिखाना चाहता है, ताकि चाइना और नेपाल का पीपल टू पीपल रिलेशन अच्छा हो और फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स का एक्सचेंज हो पाए। अब ये है द प्रिंट का आर्टिकल और इसमें लिखा है मैंड्रिन नाउ ए कंपलसरी लैंग्वेज इन नेपाल स्कूल एज चाइना फुट्स द बिल। तो बेसिकली इस तरह के कई सारे आर्टिकल आपने देखे होंगे जिसमें बताया गया कि मैंड्रिन एक कंपलसरी लैंग्वेज बन चुकी है नेपाल में, बट ये काफ़ी हद तक बात सच नहीं है, क्योंकि नेपाल के लॉ के हिसाब से कोई भी लैंग्वेज को कंपलसरी नहीं कह सकते स्कूल में। मतलब वहाँ पे स्कूली बच्चों को अपनी चॉइस ऑफ लैंग्वेज का अधिकार है। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे 10-15 प्राइवेट स्कूलों में चाइना ने मैंड्रिन लैंग्वेज को प्रमोट करवाया है और टीचर्स प्लस उनके एक्सपेंडिचर को चाइना से प्रोवाइड करने की बात कही गई है। ये सब हो रहा है इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज इन फ्यूचर को देखते हुए। ये थी कंप्लीट एनालिसिस ऑन द ऑनगोइंग टसल बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि नेपाल की ये मजबूरी है, ये ज़रूरत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड थैंक्स फॉर द लिसनिंग।